हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बीसीएल एजुकेशन में। तो हमारा जो सेशन चल रहा था दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हम जानने की कोशिश कर रहे थे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का ये हमारा आखिरी वीडियो होगा। तो गुलाम वंश में आज हम जो भी बचा था उन सारी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बलबन, और बलबन का जो पुत्र था उसका, और क्यूमर्स जो लास्ट शासक था उसका जो फादर था, उन सब के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको अगर हम जानने की प्रयास करें तो हमने पढ़ा है ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह और नसरुद्दीन महमूद। और उसके बाद आज का जो सेशन होने वाला है वो बलबन के बारे में होने वाला है। इम्पॉर्टेंट शासक की बात कर रहे हैं गुलाम वंश में, तो गुलाम वंश में इम्पॉर्टेंट शासक बलबन की बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बलबन वाले सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत रेड वाले कलर को जो सब्सक्रिप्शन वाला बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करें तो आपके पास YouTube के द्वारा नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप देख सकें। तो चलिए आज वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं। किसको? बलबन के बारे में। तो जानने की कोशिश करते हैं किसके? बलबन के बारे में। तो बलबन का सेशन स्टार्ट होता है। अगर बलबन के बचपन की बात करें तो कोई पता है नहीं, बचपन के बारे में कुछ पता नहीं है। बट इसके फादर की बात करें तो इसका फादर एक उच्च कोटि का क्या रहता है? सरदार रहता है। किसका? बलबन का। बलबन का फादर एक उच्च कोटि का सरदार रहता है। बलबन के बाल्यकाल में ही मंगोलों ने क्या किया, इसको उठा ले जाते हैं और उठा के ले जाते हैं जो बगदाद वाली मार्केट होती है उसमें इसको क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। और उसमें जो बगदाद की मार्केट थी उसमें बेचते हैं तो उसको खरीदता कौन है? ख्वाजा जमालुद्दीन उसको क्या करते हैं? बलबन को खरीदता है और ले आता है दिल्ली। और इधर जो इल्तुतमिश क्या करता है, जो ग्वालियर वाला जो विजय अभियान के बाद इल्तुतमिश इसको खरीदता है। इस इल्तुतमिश इसको जब खरीदता है तो इसको ले जाता है अपने जो दल चलीसा वाला सदस्य दल चलीसा का जो मेंबरशिप होती है उसमें इसको रख देता है। उसमें इसको क्या कर देता है? सदस्य बना देता है। अर्थात मतलब कि इल्तुतमिश के समय में ये क्या बन जाता है? दल चलीसा का सदस्य बन जाता है। इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान के बाद इसको खरीदता है। फिर अपने यहाँ किसको? दल चलीसा के सदस्य में इसको शामिल कर देता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बलबन की पोस्टें क्या थी इल्तुतमिश के समय में, तो वो दल चलीसा का सदस्य था। और उसके बाद जब रजिया का शासनकाल आया तो रजिया के शासनकाल में इसको कौन सी पोस्ट दी गई थी? अमीर शिकार की पोस्ट रजिया के शासनकाल में दी गई थी। और वहीं जो 2 वर्ष का आया था शासनकाल बहराम शाह का, बहराम शाह में क्या हुआ था? इसने अमीर शिकार तो उसमें रजिया के समय में इसकी पोस्ट थी, लेकिन अमीर आखुर की जो पोस्ट थी वो बहराम शाह के समय में इसको पोस्ट दी गई थी। और बहराम शाह ने इसे झांसी और रेवाड़ी वाला जो क्षेत्र था उसको भी इसे प्रदान कर दिया था। तो उसके बाद आता है किसका? अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में इसको जो पोस्ट दी गई थी अमीर हाजिब की पोस्ट दी गई थी। यही पोस्ट नसरुद्दीन महमूद के भी समय में दी थी, लेकिन नसरुद्दीन महमूद के समय में ये उलूग खां की भी उपाधि कौन देता है? नसरुद्दीन महमूद देता है। किसको? बलबन को। और यही बात करें कि अगर अलाउद्दीन जो मसूद शाह था उसको कौन हटाया? उसको हटाने का काम किया था ये बलबन। बलबन क्या किया था कि अपने जो अलाउद्दीन मसूद शाह था उसके शासनकाल में अपनी शक्तियों को बढ़ाने का काम कर दिया था बलबन ने। किसके शासनकाल से? अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल से ही अपने शक्तियों को बढ़ाना इसने चालू कर दिया। और षड्यंत्र के द्वारा क्या किया था? अलाउद्दीन मसूद शाह को उसके गद्दी से हटा देता है और नियुक्त किसको करता है? नसरुद्दीन महमूद को। नसरुद्दीन महमूद को कौन नियुक्त करता है? बलबन नियुक्त करता है। और उसकी सारी जो बागडोर थी वो कौन ले लेता है अपने हाथ में? बलबन ले लेता है। और यही बात करें तो जो बलबन जो दल चलीसा का जो मेंबरशिप होती थी
दल चलीसा जो था उसको समाप्त करने का काम कौन किया था? बलबन ने किया था। अच्छा, समाप्त करने का कारण क्या था? बलबन कहता था कि सबको क्या करना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए, इसमें किसी को दबाव नहीं होना चाहिए। और जो दल चलीसा होता था, दल चलीसा में इसने कहा इस समाप्त करने का कारण बताया कि इसमें जो अमीरों का दखल बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, बढ़ गया था। अमीरों का दखल बढ़ जाने के कारण बलबन ने क्या किया कि जो दल चलीसा थी उसको क्या कर दिया था, इसने समाप्त कर दिया। अगर और बात करें तो इसके जो इसने दैवी सिद्धांतों में मतलब कि इसने अपने को ईश्वर मानना प्रारंभ कर दिया था। मतलब कि ईश्वर कैसे मानना प्रारंभ कर दिया था, इसके भी पीछे कारण कुछ हैं। इसने क्यों अपने को ईश्वर मानने लगा था, मतलब इसने कहा जो शासक होता है वो ईश्वर के समान होता है। तो और उसी अ, और जो इसने जिले इलाही उपाधि धारण की थी। मतलब जिले इलाही उपाधि का मतलब क्या होता है, ईश्वर का एकदम प्रतिबिंब के समान। तो जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी। अच्छा, जिले इलाही की उपाधि इसने कब धारण की थी? जो बंगाल वाला रीजन था उसका विद्रोह हुआ था। उन सारे विद्रोह के भी थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं। और उन सारे विद्रोहों को, और जो पंजाब वाले एरिया हैं वो, और इन सब जगह पे जो भी कुछ था, मतलब अशांति व्याप्त थी, उन सबको शांत माहौल करने के बाद ये अपने को क्या करता है कि जिले इलाही की उपाधि धारण करता है और अपने को अपने को ईश्वर के समान बताता है। और इसके शासनकाल में जो हंसी मजाक वाली चीज़ें थी उस पर ये क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। हंसी मजाक पर क्या कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है। और इसने जो अपने पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए अपने पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए जो ईरानी दरबार उस समय प्रसिद्ध था, ईरानी दरबार के जो रूल नियम थे उनको लागू करता है। क्योंकि वो जो ईरानी दरबार उस समय था, ईरानी दरबार था उस समय, मतलब बहुत फेमस था। इसलिए वो अपने यहाँ क्या करता है, ईरानी दरबार के जो रूल नियम थे उनको लागू करता है। और अपने साथ जो अंगरक्षक रखते थे वो अफ्रीकन अंगरक्षक, मतलब लंबे चौड़े काठी बाटी वाले अंगरक्षकों को रखने का प्रारंभ मतलब शुरुआत की थी, मतलब वो रखना चालू कर दिया था। और फिर क्या बात करें, अगर जो ईरानी दरबार था उसके नियमों पर चलने की कोशिश की तो इसने सिजदा और पैबोस दो परंपराएं लागू की। सिजदा मतलब कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो शासक के सामने क्या करेगा, अभिवादन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जमीन पर लेट कर अभिवादन करेगा। और पैबोसा का मतलब होता था कि जो शासक होगा उसके पैरों को चूमेगा। मतलब पैबोसा का मतलब शासक के पैरों को चूमना पड़ेगा। और सिजदा का मतलब किसी को अभिवादन करना है तो शासक के सामने क्या करेगा, वो जमीन पर लेट कर अभिवादन करेगा। इसके शासन काल में नवरोज एक त्यौहार होता था। नवरोज त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। और ये प्रारंभ किसके समय में हुआ, इसी के काल में प्रारंभ होता है। किसके, बलबन के ही समय में नवरोज त्यौहार स्टार्ट होता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसने अगर बात करें बलबन की तो इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। रक्त और लौह की नीति मतलब जो इसके खिलाफ होता था उसके साथ ये बहुत ही क्रूरता के साथ व्यवहार करता था। अगर हम जो फारसी कवि थे, फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे, इसी के दरबार, मतलब बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। और इसने जो तुर्क लोग थे, तुर्कों का मतलब इसके ऊपर ना जा सके, इसके खिलाफ कुछ विद्रोह ना कर सके, उन सबको इतना संतुलित, मतलब इतना दबा के रख दिया था कि मतलब कि ये सब इसके खिलाफ ना जा सकें, इससे ऊपर ना जा सकें। लेकिन एक ऐसा शासक रहता है बंगाल के रीजन में एक ऐसा शासक जो कहता है तुगरीन खां के अपने को स्वतंत्र घोषित कर देता है और वहाँ पे क्या कर देता है, विद्रोह चालू कर देता है। अब इसके जब तुगरीन खां बंगाल के एरिया में विद्रोह चालू करता है तो इसकी पता किसको चलती है, इसकी पता चलती है बलबन को। जब बलबन को पता चलती है तुगरीन खान ने जो बंगाल के एरिया है उसमें क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया है, तो बलबन
किसको भेजता है, जो अवध का इक़्तिदार रहता है अमीन खां, अवध का इक़्तिदार अमीन खां को भेजता है कि जाओ तुम बंगाल के तुगरिन खां के जो विद्रोह है उसको दबा कर आओ, मतलब उसका दमन करके आओ। अमीन खां जाता है बंगाल, बंगाल जाता है, लेकिन उस विद्रोह को दबाने में ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अमीन खां असफल होने के बाद ये वापस लौट कर आता है। जब वापस लौट कर आता है तो बलबन को आता है बड़ा गुस्सा, क्योंकि इसने उस विद्रोह को दबा नहीं पाया था, तो दबा और ये असफल हो गया था, तो इसलिए बलबन को आता है बहुत तगड़ा गुस्सा, और अमीन खां को मार हत्या करके इसकी जो मुंडी था, इसकी खोपड़ी जो है, जो द्वारका का जो अवध का द्वार होता है, अवध के द्वार पर इसकी क्या कर देता है, इसकी खोपड़ी को टांग देता है। अब वहाँ पे इसकी खोपड़ी को टांगता है, उसके बाद स्वयं ये जाता है और इसके साथ होता है क्या, मलिक मुग्दिर, और यहाँ पे जब जाता है इस विद्रोह को दमन करने के लिए, तो इसका दमन करने का काम कौन करता है, मतलब कि जो तुगरीन खां होता है, तुगरीन खां को पकड़ने का काम कौन करता है, मलिक मुग्दिर। तुगरीन खां को पकड़ने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी उसको, मतलब वो आसानी से पकड़ भी नहीं आता था कि वो उसके पकड़ने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन उसको पकड़ा कौन, उसके विद्रोह को दमन करने का काम कौन कर पाया, मतलब कि उसको पकड़ लेते तो उसको मार दिया जाता, तो विद्रोह खत्म हो जाता। तो उसको पकड़ने का काम कौन किया था, मलिक मुग्दिर किया था। मलिक मुग्दिर जब उसको पकड़ा तो, और उसको पकड़ा गया तो उसकी हत्या तो हो ही जाएगी, और उसकी हत्या भी कर दी गई। तो इसको जब पकड़ा कौन, मलिक मुग्दिर, इससे खुश होकर के कौन, बलबन खुश होकर के जो मलिक मुग्दिर था उसको तुगरीन खां के मतलब हत्या की उपाधि किसको दी, मलिक मुग्दिर को, और वो उपाधि कौन थी, तुगील कुश उपाधि थी, जो तुगरीन खां की हत्या करने के लिए उसको ये उपाधि देता है, कौन देता है, बलबन देता है। अब बंगाल वाला जो एरिया रहता है उस पर सूबेदार किसको नियुक्त करता है बलबन, वो अपने पुत्र बुखरा खां को नियुक्त कर देता है बंगाल एरिया का सूबेदार। बंगाल एरिया का सूबेदार इसको नियुक्त करता है। और बलबन की बात करें तो बलबन ने जो सेना में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किए थे सेना के बारे में, मतलब जो भी बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्गों को मतलब कि जिनकी एज हो गई थी, मज़े का ज़्यादा हो गई थी, उन सबको निकालता है, और जो युवा होते हैं उनको शामिल करता है किसमें, सेना में। और इसमें अगर बात करें तो दीवाने अर्ग किसके द्वारा चलाया गया अभियान था, जो सेना का पृथक विभाग होता था, वो कौन चलाया, किसके समय में चलाया गया, वो चलाया गया था बलबन के ही समय में चलाया गया था। और गुप्तचर विभाग की स्थापना भी बलबन ने की थी। अगर यही बलबन की अगर मृत्यु की बात करें तो जो बलबन का मृत्यु कैसे होती है, मंगोलों के द्वारा 1285 में अटैक किया जाता है। मंगोलों के द्वारा 1285 में अटैक किया जाता है। उस अटैक में इसका जो पुत्र होता है बुखरा खां मारा जाता है। बुखरा खां के मारे जाने का आघात किसके ऊपर पहुंचता है, बहुत ज़्यादा बलबन के ऊपर पहुंचता है। और ये क्या होता है कि 1285 में तो वो मर गया इसका पुत्र, और उसका आघात पहुंचता है इसके ऊपर। ये 1286 में इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले इसने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर दिया था, जो कै खुसरो को क्या किया था, इसने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन यहीं 1287 में क्या होता है, जो बलबन का जो पोता होता है, बलबन का पोता बुखरा खां का पुत्र, बलबन का पोता बुखरा खां का पुत्र कौन, कैकुआबाद, या हम कह सकते हैं कैकोबाद, उसको क्या किया जाता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठाया जाता है। अब यहाँ जो खुसरो था उसको हटा करके कैकुआबाद या कैकुबाद को हम कह सकते हैं, को उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। ये कौन रहता है, ये बलबन का पोता और खुसरो जो बुखरा खां का
क्या रहता है, पुत्र रहता है। बलबन का पोता बुखरा खां का पुत्र कैकुआबाद या कैकुआबाद हम कह सकते हैं, वो रहता है, उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन कुछ वर्षों में इसको भी क्या होता है, लकवा मार देता है। मतलब 1287 में बैठता है और 1290 में, देखो हमने बताया था कि गुलाम वंश का अंत होने वाला है 1290 में। 1287 में इसको ये गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसको क्या होता है कि इसको लकवा मार देता है। लेकिन इसके समय में एक सेनापति नियुक्त किया रहता है इसने, किसको, जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी को इसने क्या किया रहता है, अपने शासनकाल में सेनापति नियुक्त किया रहता है, जो गैर तुर्क सरदार था। क्या था, जलालुद्दीन खिलजी एक गैर तुर्क सरदार था, उसे अपने शासनकाल में सेनापति नियुक्त किया रहता है। तो अब जब इससे लकवा मार देता है, किसको, कैकुआबाद या कैकुआबाद को, जब इसको लकवा मार देता है, तब ये क्या करता है कि इसकी जो शासन, जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, ये देख रेख करने में असक्षम हो जाता है। तो इसका जो पुत्र होता है 3 वर्ष का पुत्र कौन होता है, शमसुद्दीन क्यूमर्स। 3 वर्ष का पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। अब इसका फायदा 3 वर्ष होने के कारण, मतलब छोटी अवस्था होने के कारण, इस फायदा कौन उठाता है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी सोचता है यही तो अवसर है, इस अवसर का क्यों न फायदा उठाया जाए। तो उसने क्या किया कि जो शमसुद्दीन क्यूमर्स था उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जब जलालुद्दीन खिलजी क्यूमर्स की हत्या करता है, तो अब कौन आ गया, अब शासन में कौन आ गया, खिलजी आ गया। खिलजी आ गया तो अब क्या हो जाता है, गुलाम वंश की खत्म हो जाती है। यहीं पे गुलाम वंश का समाप्ति हो जाती है। जो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन रहता है, क्यूमर्स रहता है, शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो 1290 में अब गुलाम वंश खत्म। अब इसके बाद जब खिलजी ने उसकी हत्या कर दी, तो अब किसकी स्थापना होगी, खिलजी वंश की स्थापना होगी। तो 1290 में अब खिलजी वंश की स्थापना हुई और 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश चलता है। अब इसके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो एक बार अगर हम दोहराने की कोशिश करें, फिर से अगर हम जानने की कोशिश करें इसके बलबन के बारे में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बलबन का जो पिता था वो क्या था, बलबन का पिता एक उच्च कोटि का सरदार था। बलबन के जो जन्म का पता कुछ नहीं चलता, लेकिन बलबन का जो पिता था उच्च कोटि का सरदार था। हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बाल्यकाल में ही इसे मंगोलों ने उठा ले गए थे और बगदाद की जो मार्केट थी वहाँ पे इसको बेचते थे। जब बेचते हैं तो कौन खरीदता है, इसको खरीदता है ख्वाजा जमालुद्दीन। कहाँ ले आता है, दिल्ली ले आता है। और जो ग्वालियर वाला अभियान रहता है, ग्वालियर वाले अभियान के बाद इल्तुतमिश इसे खरीदता है। इल्तुतमिश अपने चहलगामी जो 40 दिनों का सदस्य में इसको भी शामिल कर लिया जाता है, चहलगामी। और जो दलचलीसा था, दलचलीसा में इसे शामिल करते हैं। दलचलीसा तुर्क चहलगामी के नाम से भी दलचलीसा को जाना जाता था। और यहीं बात करें तो इसको जो रजिया, तो इल्तुतमिश के बाद इसका शासन आता है रजिया। रजिया के समय में इसकी पोस्ट कौन थी, अमीर शिकार की इसकी पोस्ट थी। बहराम शाह के समय में इसकी पोस्ट की थी, क्या थी, अमीर आखुर की पोस्ट थी, आखुर की पोस्ट थी। लेकिन बहराम शाह ने इसे जो रेवाड़ी वाला और झांसी वाला एरिया भी इसे क्या कर दिया था, प्रदान कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहराम शाह के बाद कौन आया था, अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके समय में इसने क्या, अमीर हाजिब की उपाधि इसने मतलब पोस्ट धारण की थी। किसकी पोस्ट धारण की थी, अमीर हाजिब की पोस्ट धारण की थी। किसके समय में, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में धारण की थी। और उसी मसूद शाह के ही समय से ये अपना शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और स्टार्ट करता है। और वहीं पे षड्यंत्र करके जो अलाउद्दीन मसूद शाह होता है उसको गद्दी से हटाता है, नसरुद्दीन शाह को गद्दी पर बैठाता है। और नसरुद्दीन शाह को गद्दी पर बैठाता है, नसरुद्दीन शाह इसे उल्लू खां की उपाधि देता है। और जो नसरुद्दीन शाह की जितनी भी बागडोर होती है वो अपने हाथ में रखता है। और उसकी दलचलीसा जो चल रहा था, दलचलीसा उसको भी ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने का कारण इसने बताता है कि जो इसमें क्या, दलचलीसा में क्या होता है कि जो अमीरों का था, अमीर लोग थे, अमीरों का क्या हो जाता है कि दखलन बहुत ही बढ़ जाता है। हमने बताया था कि इसने क्या किया था, अपने को ईश्वर की तरह मानता था और मतलब जिले इलाही की उपाधि धारण की थी।
मतलब ये कब धारण की, ये तो जिले इलाही जब इसने पूरे मतलब विद्रोह को समाप्त कर दिया और पंजाब वाले एरिया में इसने शांति स्थापित कर दी। इसने फिर अपने को ईश्वर मानने लगा और जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। और वहीं अगर हम बात कर लें इसके बाद, तो अपने शासनकाल में इसने हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो ईरानी परंपरा थी उसको अपनाने की कोशिश की। और इन्होंने अपने साथ अफ्रीका के अंगरक्षकों को रखने लगा। और उसके बाद हमने बात की थी जो ईरानी परंपरा जब अपनाने शुरुआत की, तो इसने सिद्धा और पैबोसा 2 परंपराएं चालू की। मतलब कोई भी इसके सामने आए तो क्या करे कि जो अभिवादन करे वो ज़मीन में लेट कर अभिवादन करे। और पैबोसा का मतलब कि शासक के पैरों को चूमना। और इसके समय में एक त्यौहार, इम्पॉर्टेंट त्यौहार मनाया जाता था, जो कौन सा त्यौहार मनाया जाता था, नवरोज़ त्यौहार होता था। और इसी के शासनकाल में ये त्यौहार क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। और ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार था इसके समय में। और अगर हम बात करें, इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। रक्त और लौह की नीति का मतलब कि जो भी इसके खिलाफ आता था उसके साथ ये क्या करता था, बहुत ही बर्बर क्रूरता के साथ बहुत ही व्यवहार करता था। उसके बाद अगर हम बात करें जो फारसी कवि थे, फारसी कवि को इसने कौन थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन कौन थे, इसके दरबार में फारसी कवि थे। हमने कहा और हमने बताया कि इसने जो तुर्क लोग थे उनको इसने अपने मतलब कि तुर्क लोगों को क्या किया कि अपने से ऊपर जाने की कोशिश, मतलब इसके अपने से ऊपर नहीं किसी को जाने दिया। और एक ऐसा शासक था, तुर्क शासक था जो तुगरीन खां था, उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। स्वतंत्र घोषित करते ही इसको पता चलता है किसको बलबन भेजता है, किसको अमीन खां को विद्रोह को, तुगरीन के विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है। लेकिन अमीन खां उस विद्रोह को दबाने में असफल हो जाता है। तो फिर बलबन गुस्सा करके जो अमीन खां होता है, अमीन खां को क्या कर देता है, हत्या कर देता है। उसके बाद खुद जाता है और उस विद्रोह को दबाता है। कौन, मलिक मुकदिर को उसको उपाधि देता है किसको, तुगरीन खां को पकड़ने और हत्या करने के लिए उसकी क्या कर देता है, उपाधि देता है। क्योंकि बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी थी तुगरीन खां को पकड़ने के लिए। तो कौन पकड़ा था, मलिक मुकदिर पकड़ा था और उसकी हत्या की गई थी। तो उसकी हत्या करने के लिए उसको उपाधि दी जाती है। और बंगाल को जो रीजन होता है, बंगाल के रीजन में किसको नियुक्त करता है, अपने पुत्र बुखरा खां को नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है, बलबन नियुक्त करता है किसको, बुखरा खां अपने पुत्र को नियुक्त करता है। अगर इसके और बात करें तो इसने सेना में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए थे। इसने सेना का पृथक विभाजन किया था। दीवाने अर्घ या दीवाने आरिज जिसे कहा जाता था, जो सेना का पृथक विभाग होता था। और उसके बाद गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। सेना में इसने क्या किया था, जो भी जिसकी एज ज़्यादा हो गई थी उनको हटा करके नए लोगों को क्या किया था, इसने मतलब नए लोगों की भर्ती किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो मृत्यु कैसे हुई थी, तो मंगोलों को आक्रमण के समय इसका जो बेटा था उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसमें, मंगोलों के अटैक में वो मारा जाता है। तो उसका आघात किसके ऊपर पहुंचता है, बलबन के ऊपर उसका आघात पहुंचता है। 1 वर्ष के बाद उसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बलबन अपनी मृत्यु के पहले ही किसको, खुसरो को बनाया था, उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन जो बलबन का पुत्र था 1287 की बात करें तो जो बलबन का पोता था और बुखरा खां का पुत्र कैकुआबाद, उसको क्या किया जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। उसके बाद उसी के शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी को सेनापति बनाया जाता है। और कैकुआबाद का बहुत ही मतलब 1-2 वर्षों में इसको क्या होता है कि इसको लकवा मार देता है, जिससे कि ये प्रशासनिक कार्यों में करने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। जब ये प्रशासनिक कार्यों करने में असमर्थ हो जाता है तो इसका जो पुत्र रहता है शमसुद्दीन क्यूमर्स को क्या बनाया जाता है, दिल्ली का गद्दी पर बैठाया जाता है। जो कितने वर्ष का रहता है, 3 वर्ष का रहता है। 3 वर्ष की अवस्था को जान करके और उस तरफ जो कैकुआबाद था, कैकुआबाद का क्या होता है कि
प्रशासनिक कार्यों में असमर्थ मतलब वो विकलांग हो जाता है, जो विकलांग मतलब उसको पोलियो मार देता है। तो पोलियो मारने के कारण वो जब असमर्थ हो जाता है प्रशासनिक कार्यों के करने में, इधर उसका सेनापति कौन रहता है, जलालुद्दीन खिलजी, और उसका जो पुत्र होता है शमसुद्दीन की उमर, उसकी क्या कर देता है, कौन हत्या करता है शमसुद्दीन की उमर की, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को ये मौका मिल जाता है, ये मतलब ये अपना अवसर समझता है कि यही अवसर है, क्या किया जाए, इसकी हत्या करके आप अपनी मतलब हम खुद को इस गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा सकते हैं। तब शमसुद्दीन की उमर की हत्या कौन करता है, जलालुद्दीन खिलजी। अब यहीं पे शमसुद्दीन की उमर की हत्या करने के बाद गुलाम वंश का क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी था ये गैर तुर्क सरदार था। गैर तुर्क सरदार होने के कारण इसकी क्या हो जाती है, जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के जितने भी शासक थे, की उमर के बाद उसकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। तो अब जब जलालुद्दीन इसकी हत्या कर दिया है तो अब कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, जलालुद्दीन खिलजी बैठेगा। तो जलालुद्दीन खिलजी बैठेगा तो अब खिलजी वंश की स्थापना करेगा। तो चलिए अगले वीडियो में करते हैं खिलजी वंश की स्थापना और 1290 में। आप इस वीडियो में देख लिए बलबन के बारे में, जो 1266 से लेकर के 1286 तक था, और उसके बाद जो कैकुआबाद और शमशुद्दीन था उसकी हम बात करें 1286 से 1290 की बात कर लिए, और उसके बाद अब हम 1290 से 1320 तक खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। भले हमने लिखने की कोशिश नहीं की, लिखते तो हमारा ये वीडियो जाता 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो जाता, और इसलिए हमने इसको लिखने की प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सेशन हो जाता। और हमने कोशिश की कि आपको ऐसे ही मौखिक बताया जाए, और आपको अगर समझ में आया होगा, आप ध्यान से देखने की कोशिश की होगी, तो आपके दिमाग में ये फिगर की तरीके एकदम अकॉर्डिंग एकदम बैठता होगा, गया होगा। और आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सेटिंग होती है, आप उस सेटिंग को कर लेंगे, मतलब स्लो सेटिंग कर लेंगे। आपको अगर स्पीड लगता है तो आप स्लो सेटिंग करके आप उसको क्या सकते हैं, लिख भी सकते हैं, हैंड राइटिंग कर सकते हैं। मैंने भले ही हैंड राइटिंग नहीं किया है, आप हैंड राइटिंग कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब के जो नॉर्मल वाला वीडियो में चलता रहता है, नॉर्मल वाले वीडियो में ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे आप वीडियो को स्लो करके आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो चलिए, अगर आप मौखिक देख रहे हैं, आपको अगर स्लो लग रहा है वीडियो, तो आप स्पीड भी करके देख सकते हैं। मतलब स्लो और स्पीड करने के यूट्यूब में ऑप्शन है, आप उसका इस्तेमाल करिए और अपने को एग्ज़ाम के लिए तैयार करिए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।